बीजेपी में संगठन में बदलाव की प्रक्रिया जारी है, जिसके तहत 2 नए प्रदेश अध्यक्षों के नाम का ऐलान किया गया है, जबकि 4 प्रदेश के नए अध्यक्षों का ऐलान आज किया जाएगा। बीजेपी के 2 प्रदेश अध्यक्षों के नाम का ऐलान कर दिया गया है, जबकि 4 अहम राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों के नाम का आज औपचारिक तौर पर ऐलान किया जाएगा। वीपी रामलिंगम को पुदुचेरी बीजेपी का अध्यक्ष घोषित किया गया है। के बेइचुआ को मिजोरम का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। आंध्र प्रदेश में पुरंदेश्वरी की जगह पीवीएन माधव नए अध्यक्ष होंगे। रविंद्र चौहान महाराष्ट्र बीजेपी के नए अध्यक्ष होंगे। राजीव बिंदल हिमाचल बीजेपी के अध्यक्ष होंगे। महेंद्र भट्ट को फिर से उत्तराखंड में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की कमान मिलेगी। तेलंगाना में आरएसएस से जुड़े एम रामचंद्र राव पार्टी के नए अध्यक्ष होंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव से पहले महाराष्ट्र में बीजेपी अध्यक्ष चुनने के लिए पार्टी की बैठक हुई। चुनाव अधिकारी के तौर पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने इस बैठक में हिस्सा लिया, जिसमें रविंद्र चौहान के नाम पर मुहर लगने की बात सामने आई। सूत्रों की माने तो सीएम देवेंद्र फडणवीस समेत 10 बड़े नेताओं ने उनके नाम पर मुहर लगाई है, जिसके बाद आज इसका औपचारिक ऐलान होना ही बाकी है। बीजेपी में जेपी नड्डा के बाद अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, ये सवाल अब भी बना हुआ है। हालांकि पार्टी संगठन के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए कई नाम भी सामने आए हैं। बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया तेज हो गई है। माना जा रहा है कि जल्द ही बीजेपी को अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने वाला है। एबीपी न्यूज को सूत्रों से जो जानकारी मिली है, उस जानकारी के मुताबिक बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की रेस में कुछ नए नामों की एंट्री हुई है। अध्यक्ष की रेस में सबसे पहले नंबर पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम चर्चा में है। दूसरे नंबर पर मनोहर लाल खट्टर, तीसरे नंबर पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव। जबकि इस रेस में जिस नए नाम की एंट्री हुई है, वो नाम है मध्य प्रदेश बीजेपी के मौजूदा अध्यक्ष वीडी शर्मा। मिजोरम पुदुचेरी में कल प्रदेश अध्यक्षों के नाम का ऐलान हो गया। बाकी जगह आज औपचारिक नाम की घोषणा की जाएगी। इन नामों के ऐलान के साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए 19 राज्यों का जो कोरम पूरा किया जाना है, वो पूरा हो जाएगा। माना जा रहा है कि 1-2 दिन में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव का शेड्यूल जारी हो सकता है। जिस तरह से चुनाव प्रक्रिया चल रही है, बहुत संभव है कि 21 जुलाई को शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र से पहले ही पार्टी को नया अध्यक्ष मिल जाए। वहीं संयुक्त राष्ट्र के न्यूयॉर्क मुख्यालय में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद पर करारा हमला बोला और आतंक के रहनुमा बने पाकिस्तान को फिर से आईना दिखाया। एस जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद ऐसा जहर है जो पूरी दुनिया के लिए खतरनाक है। अमेरिका के न्यूयॉर्क संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में द ह्यूमन कॉस्ट ऑफ टेररिज्म प्रदर्शनी का आयोजन हुआ, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हिस्सा लिया और इस दौरान उन्होंने जमकर आतंकवाद और आतंकवाद को संरक्षण देने वाले देशों पर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले का भी जिक्र किया। 5 weeks ago, the United Nations Security Council issued a strong condemnation of a particularly horrific act of terrorism in Pahalgam. It demanded that its perpetrators be held accountable and brought to justice. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस दौरान भारत की आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को भी सामने रखा और दुनिया से अपील की कि सभी को आतंक के खिलाफ भारत की तरह ही नीति अपनानी चाहिए। Is a larger significance of the message of zero tolerance for terrorism. The world must come together on some basic concepts. No impunity to terrorists, no treating them as proxies, and no yielding to nuclear blackmail. कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदलने की चर्चा तेज हो गई है, जिसके बीच कर्नाटक कांग्रेस के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला बेंगलुरु पहुंचे और बैठक में हिस्सा लिया। वहीं बीजेपी ने दावा किया सिद्धारमैया बतौर सीएम इस साल मैसूर दशहरे का उद्घाटन नहीं कर पाएंगे, जिस पर राजनीति भी अब होती नजर आ रही है। ಈ ಸರ್ಕಾರ 5 ವರ್ಷ ಬಂಡೆ ತರ ಭದ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने यह दावा किया और बताने की कोशिश की कि कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई मतभेद नहीं है। इस दौरान उन्होंने डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के साथ हाथ उठाकर इसका ऐलान भी किया कि उनकी सरकार अगले 5 साल तक चट्टान की तरह मजबूत है। लेकिन उनके दावे पर सवाल इसलिए खड़े हो गए क्योंकि राज्य के मंत्री के.एन. राजन्ना ने भी दिसंबर तक बदलाव के संकेत दिए थे, जिसके बाद बीजेपी ने दावा किया था कि सिद्धारमैया इस बार मैसूर के दशहरे का उद्घाटन नहीं कर पाएंगे, जिस पर सिद्धारमैया ने पलटवार किया और दावा किया कि सरकार को कोई संकट नहीं है,
हालांकि इस खबर और सियासी आपाधापी के बीच कांग्रेस महासचिव और कर्नाटक कांग्रेस प्रभारी रणदीप सुरजेवाला बेंगलुरु पहुंचे, जहां पर उन्होंने कर्नाटक के कांग्रेस विधायकों के साथ मुलाकात कर बैठक की, जिसे लेकर अटकलों का बाजार गर्म हो गया। ऐसा तब हुआ जब ये खबर सामने आई कि कर्नाटक के कई विधायक मौजूदा मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के कामकाज से खुश नहीं हैं। ऐसे में जल्द ही उन्हें बदला जा सकता है। कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदलने को लेकर कयास इसलिए भी तेज हो गए हैं क्योंकि इसका इशारा खुद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी दिया है। इसे लेकर बीजेपी अब कांग्रेस पर हमलावर है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान से इस बात के कयास तेज हो गए हैं कि कर्नाटक में जल्द ही मुख्यमंत्री को बदला जा सकता है, जिन्होंने पत्रकार को दिए जवाब में कहा था, देखिए ये आला कमान के हाथ में है। यहाँ कोई भी नहीं कह सकता कि आला कमान के मन में क्या चल रहा है। ये आला कमान पर छोड़ दिया गया है और आगे कोई भी फैसला लेने का अधिकार उसी के पास है, लेकिन अनावश्यक रूप से किसी को समस्या पैदा नहीं करनी चाहिए। खड़गे ने बयान दिया तो बीजेपी ने इसे सियासी हथियार बना लिया। दावा कर दिया कि खड़गे सिर्फ नाम के अध्यक्ष हैं, जिनके पास फैसला लेने का अधिकार नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा ये कहना कि कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा ये निर्धारित हाईकमान करेगा, ये स्पष्ट करता है कि गांधी वाड्रा परिवार एक दलित प्रेसिडेंट का अपमान कर रही है और खड़गे के हाथ में कोई पावर नहीं है। वहीं उत्तर प्रदेश के इटावा में कथावाचकों के साथ बदसलूकी और पिटाई का मामला थमता नजर नहीं आ रहा। इस विवाद में अब कथावाचक से बदसलूकी की घटना का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव ने जो कहा उस पर बवाल हो गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने सीधे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री पर निशाना साधा। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री। क्या कथा बाजने की पता कितनी कीमत होगी उनकी। अखिलेश यादव के वार पर बीजेपी ने भी पलटवार में देर नहीं की। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने अखिलेश के बयान पर सवाल उठाए। जो अपने दौरे हुकूमत में मौलवियों को लाखों एकड़ जमीन हजारों करोड़ की लुटा के उस पे कानूनी हक दे देना चाहते हैं और उस पे कानूनी ठप्पा लगा देना चाहते हैं, वह दान दक्षिणा के ऊपर भी सवाल उठाना चाहते हैं। वार पलटवार के इस नए दौर के बाद ये विवाद और बढ़ता दिख रहा है। वहीं बिहार में कुछ महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं और एक बार फिर मामला धार्मिक ध्रुवीकरण की तरफ बढ़ता दिख रहा है। बीजेपी ने आरजेडी के समाजवाद को अब नमाजवाद से जोड़ दिया है। दरअसल पटना की रैली में तेजस्वी यादव ने कहा था कि अगर उनकी सरकार बनी तो वक्फ संशोधन कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे। गरीब आवाम की सरकार बनेगी तो इस बिल को, इस कानून को बिहार राज्य जो है कूड़े के दान में फेंकने का काम करेगा। तेजस्वी के इसी बयान पर बीजेपी ने नमाजवादी वाला हमला कर दिया। राजद और सपा का समाजवाद कतई समाजवाद नहीं कहा जा सकता, जिसे आजकल सोशल मीडिया में इस प्रकार का एक वर्ड यूज होता है कि नमाजवाद कहा जाए तो अतिशयोक्ति न होगी। बीजेपी कह रही है कि विपक्षी दल मुल्ला मौलवियों के आगे नतमस्तक हो गए हैं, तो विरोधी कह रहे हैं कि बीजेपी को हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ और आता ही नहीं। और अब बात अमरनाथ यात्रा की कर लेते हैं, जिसके लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 2 जुलाई को पहला जत्था बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना किया जाएगा। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का जोश देखते ही बन रहा है। ऐसे में उनकी सुरक्षा के लिए भी पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। जम्मू बेस कैंप में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है, जिसके बाद अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था कल रवाना किया जाएगा। ऐसे में कई सारी बातों का ध्यान रखा जा रहा है। कल बेस कैंप से पहला जत्था रवाना होगा। 3 जुलाई से पवित्र गुफा के दर्शन शुरू होंगे। 10 अगस्त तक पूरा यात्रा मार्ग नो फ्लाइंग जोन रहेगा। यात्रियों के लिए कई लेयर की सिक्योरिटी तैनात की गई है। केंद्रीय बल, पुलिस और स्पेशल फोर्स तैनात की गई है। हर संदिग्ध व्यक्ति की बारीकी से जांच की जा रही है। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने नए यात्री निवास का भी उद्घाटन किया। ये भवन एक श्रद्धालु की ओर से अमरनाथ श्राइन बोर्ड को दान किया गया है, जिसमें 1300 से ज्यादा श्रद्धालुओं के रहने की व्यवस्था की गई है।
वहीं जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले के 2 महीने बाद अमरनाथ यात्रा का ये समय है। आतंक परस्त लोगों को लगा होगा कि जम्मू कश्मीर में सैलानियों की हत्या करके वो डर का माहौल बनाएंगे। हिंदुओं की टारगेट किलिंग करने से सनातन में विश्वास रखने वाले डर जाएंगे। तो वो जान ले कि इस बार भी अमरनाथ यात्रियों की संख्या पिछले साल जैसी ही है। ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जम्मू रेलवे स्टेशन के बाहर भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। 3 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा की ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो गई है। मैं समय जम्मू के रेलवे स्टेशन के बाहर बम बम भोले और हर हर महादेव के नारों के साथ भक्तों ने कश्मीर में सनातन की ऊर्जा पैदा की। घंटों लाइन में लगे लोग अपनी बारी का इंतजार करते रहे। बस किसी तरह रजिस्ट्रेशन करवाकर बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए ये जाना चाहते हैं। भीड़ इतनी ज्यादा है कि उसकी वजह से बदइंतजामी की भी तस्वीर देखने को मिली, लेकिन सरकार पूरी व्यवस्था रखने का भरोसा दे रही है। जहाँ पर प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं है कि यात्रीगण यहाँ आए हैं उनका ध्यान दिया जाए, ऐसी कोई व्यवस्था यहाँ नहीं की है यहाँ के सरकार ने। हमारे तरफ से हुकूमत को जो भी इक़दाम उठाने थे अरेंजमेंट्स के हिसाब से और तैयारी करने के लिए वो हमने की हैं।